Lewis concept of acids and bases. This concept is also called electronic concept. According to Lewis concept, an acid is a substance which can accept a pair of electrons. And a base is a substance which can donate a pair of electrons. ठीक है। एसिड क्या है? कोई भी सब्सटेंस, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। और बेस कोई सब्सटेंस है, मतलब मॉलिक्यूल या आयन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और बेस क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ओके। इसका मतलब जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट और डोनेट होंगे। किस तरह से होंगे ये आपने यहाँ पर जहन में रखना है। मान लीजिए हमारे पास एक एसिड है ए और बेस है बी। बेस पर कोई ऑर्बिटल है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस ऑर्बिटल को हम फिल्ड ऑर्बिटल कहते हैं। फिल्ड ऑर्बिटल। इसी तरह से जो एसिड है उसके पास कोई ऑर्बिटल होगी जो वैकेंट होगी। और आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दो सब्सटेंसेस में जो ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, उसमें अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हो और एक ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन ना हो तो वहां पर किस टाइप का बॉन्ड बनता है? यस, क्वाड यस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो लिविस कंसेप्ट के मुताबिक जब एक एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं, बेस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, एसिड उन्हें एक्सेप्ट करता है और दोनों के बीच में एक
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। पहले हम देखते हैं लिविस बेसिस की एग्जांपल्स। देखो, लिविस बेस क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, राइट। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए क्या क्या शर्त है? देखो, मेन जो कंडीशन है वो है प्रेजेंस ऑफ फिल्ड ऑर्बिटल। और ये फिल्ड ऑर्बिटल किसी न्यूट्रल स्पीशी में भी हो सकती है ना। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में हो सकती है फिल्ड ऑर्बिटल। और जब किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में फिल्ड ऑर्बिटल हो, दो इलेक्ट्रॉन्स हो उसमें, उस ऑर्बिटल को या उस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो शर्त ये है लिविस बेस के लिए, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल या न्यूट्रल स्पीशी इन विच देयर इज एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन खाली लोन पेयर का होना ही काफी नहीं होता है। That species should be capable of donating electrons। ठीक है, कोई ऐसा भी मॉलिक्यूल हो सकता है या कोई ऐसी स्पीशी हो सकती है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद है, बट इट इज नॉट केपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऐसा केस है तो उसको हम लिविस बेस नहीं कह सकते। जब इलेक्ट्रॉन पेयर है और वो उसको डोनेट करने के काबिल है, देन ओनली इट विल बिहेव एज लिविस बेस। अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में या न्यूट्रल स्पीशीज में जो कॉमन एग्जांपल्स हैं हमारे पास, वाटर मॉलिक्यूल है। ओके, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पर लोन पेयर्स होते हैं ना, दो लोन पेयर्स होते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल अपना एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है, मतलब वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। अमोनिया मॉलिक्यूल है, इसमें नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है और ये भी अपना लोन पेयर डोनेट कर पाता है, सो इट इज आल्सो ए लिविस बेस। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें NH2 ग्रुप होता है, जैसे ये मैंने यहां पर लिखा है RnH2। यहां पर इस R का मतलब एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप होता है। इस एल्काइल या एराइल ग्रुप के साथ आप देख सकते हैं NH2 ग्रुप है, और NH2 में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और ये डोनेट किया जा सकता है। सो RnH2 इज ए लिविस बेस। इनको हम कॉमनली, ऐसे कंपाउंड्स को हम कॉमनली अमाइंस कहते हैं। RnH2 इज कॉल्ड अमाइन। इसी तरह से ROH, इस ROH में भी ये R एल्काइल या एराइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो OH ग्रुप होता है इसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लोन पेयर्स मौजूद हैं और लोन पेयर डोनेट किए जा सकते हैं। इन कंपाउंड्स को हम जनरली अल्कोहल्स या फिनोल्स कहते हैं। वो डिपेंड करता है कि R ग्रुप कैसा है। अगर ये R एल्काइल ग्रुप है, आप लोग एल्काइल ग्रुप जानते हैं? एल्काइल में कोई एग्जांपल बता सकते हो आप? देखो, एल्काइल में CH3, जिसको हम मिथाइल कहते हैं,
या C2H5 इथाइल, इन्हें हम कॉमनली अल्काइल ग्रुप्स कहते हैं। और एराइल में आप एक एग्जांपल दे सकते हैं C6H5 की, जिसे हम फिनाइल कहते हैं। तो अगर हाँ बिल्कुल, इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बता दी। तो अगर एल्काइल ग्रुप के साथ OH जुड़ा हो तो हम उन्हें एल्कोहल्स कहते हैं, और अगर एराइल ग्रुप के साथ जुड़ा हो फिर हम फिनोल कहते हैं। इन दोनों में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है और वो लोन पेयर डोनेट हो सकता है। तो ये सब लिविस बेसिस है, ठीक है ना। तो न्यूट्रल स्पीशीज की आगे एग्जांपल्स, कंडीशन या शर्त क्या है? शर्त है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो है बट देयर इज एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी डोनेटेड, ठीक है ना। अब इसके अलावा नेगेटिवली चार्ज्ड नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज मतलब एनाइंस। अब नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस में तो बहुत सारे एग्जांपल्स हमें मिल जाएंगे, जैसे साइनाइड आयन है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड, H negative is called hydride, NO2 negative nitrite, कार्बोनेट, सल्फेट, एटसेट्रा। ये नेगेटिव आयंस हैं या एनाइंस हैं, और इनमें चूंकि नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी हाई है, इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और वो अपने लोन पेयर इजीली डोनेट कर सकते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में एनाइंस की ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करने की। तो ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बहुत अच्छे लिविस बेसिस होते हैं, ठीक है। लिविस बेसिस में हमने देखा दो टाइप की लिविस बेसिस होती हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस भी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ लिविस एसिड्स। अब देखो, लिविस एसिड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। अब कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स कब एक्सेप्ट करेगा, उसके लिए कंडीशन क्या है? बेसिक कंडीशन ये है कि उसके पास एक अर्ज होनी चाहिए, एक टेंडेंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट करने के लिए, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होनी चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है ना। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है। और जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तभी वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो उसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। तो लिविस एसिड में देखिए एग्जांपल्स क्या आएंगी। सबसे पहले आएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज और कैटाइंस।
पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो लिविस कंसेप्ट के मुताबिक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस या कैटायंस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए वो लिविस एसिड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, सिल्वर पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव, एटसेट्रा। क्योंकि इन पर पॉजिटिव चार्ज है, इन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, या हम कहेंगे दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसलिए इनकी टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। कहां से? फ्रॉम लिविस बेसिस। अब देखो, इसमें कुछ कैटायंस आपने याद रखने हैं। एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से कुछ कैटायंस हैं, जैसे Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव पोटेशियम, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। इस तरह के आयंस हैं। हालांकि ये भी कैटायंस हैं, लेकिन इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की बहुत कम है। सो दे आर जनरली नॉट रिगार्डेड एज they are generally not regarded as Lewis acids। अब ऐसा क्यों है? सोडियम पॉजिटिव की क्यों टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की? यस, बिल्कुल। सोडियम एटम ने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था ना Na पॉजिटिव बनाने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसका ऑक्टेट पूरा हो गया था, इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गई थी। तो चूंकि Na पॉजिटिव में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें बहुत कम चांस है कि वो इलेक्ट्रॉन्स फिर से एक्सेप्ट करके अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करे। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मेनली एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ऐसी चीज देखी जाती है। हालांकि इनमें भी, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी कुछ हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आमतौर पे ऐसा नहीं करते, इसलिए उनको हम जनरली लिविस एसिड्स नहीं कहते। इसमें ये जो कैटाइंस की बात आती है, इसमें मेनली जो हमारे डी ब्लॉक के मेटल्स हैं या एफ ब्लॉक के मेटल्स हैं वो इसमें शामिल है। पर्टिकुलरली डी ब्लॉक के मेटल्स, उनके जो कैटाइंस होते हैं उनमें चूंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती और इनका साइज भी काफी छोटा होता है, और चूंकि उनका साइज छोटा होता है तो उनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। उसके मुकाबले में एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का साइज बड़ा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये तो हो गई कैटाइंस की बात। अब हम बात करेंगे कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की भी। मॉलिक्यूल्स in which the central atom has an incomplete octet। हमने जब ऑक्टेट रूल पढ़ा था उसमें हमने लिमिटेशंस या एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल में पढ़ा था कि कई मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है। जैसे
BF3, अगर आप BF3 का लिविस स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि बोरान ने जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की, इसके पास सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन्स बने आफ्टर शेयरिंग। ऐसे तो बोरान में आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन शेयरिंग के बाद इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8 नहीं हुए। मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहा। BeF2 में आप देखो, बेरिलियम डाइफ्लोराइड में आफ्टर शेयरिंग बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फिर से इनकम्प्लीट ऑक्टेट। एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम के पास आफ्टर शेयरिंग आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर से इनकम्प्लीट ऑक्टेट। RMgX, इसके बारे में भी हमने पहले बात की थी। कॉमनली नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके बारे में बताया था मैंने आपको जब इनकम्प्लीट ऑक्टेट जब हम पढ़ रहे थे, नहीं? तो इसमें आप देखो, आर अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आर क्या होता है, या एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप, ठीक है। और इसमें एक्स, ये एक्स क्या है? एक्स हम जनरली हेलोजेंस के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो ये असल में आर हो गया एल्काइल या एराइल ग्रुप, एक्स हो गया हेलोजन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और बीच में आप देख सकते हैं मैग्नीशियम है। और मैग्नीशियम में भी यहाँ पर अगर आप देखें, आफ्टर शेयरिंग देयर आर ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ये जो रिएजेंट है ना, RMgX, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, जिसे हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चूंकि यहाँ भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो ये जो स्पीशीज हैं, इनमें हमेशा टेंडेंसी रहेगी अपना ऑक्टेट पूरा करने की। और ये अपना ऑक्टेट कैसे पूरा कर सकते हैं? जब ये किसी लिविस बेस से इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट करेंगे, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, हमारे पास है BF3। BF3 में बोरान का ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अब यहां पर देखिए NH3। NH3 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, विच कैन बी डोनेटेड। तो यहां पर होगा क्या, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस बोरान के साथ शेयर कर लेगा। इस तरह से नाइट्रोजन और बोरान के बीच एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो बोरान ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, और इस तरह से BF3 को अब हम यहां पर क्या कहेंगे, BF3 को हम कहेंगे लिविस एसिड, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया। और NH3 ने NH3 ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, तो इसको हम लिविस बेस कहेंगे। और दोनों के बीच किस टाइप का बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, ठीक है ना। अब यहां पर तो हमने बात की कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स थे, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि उनके पास ऑक्टेट की कमी थी, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी। मैंने कहा ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थी ये। लेकिन ऐसे भी कई केसेस हम जानते हैं जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन उसके बावजूद वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट करते हैं। मतलब
मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है वो। अब इनमें कंडीशन क्या है, ये कौन से सब्सटेंसेस हैं? मॉलिक्यूल्स in which the central atom contains vacant d orbitals in the outermost shell। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं आउटर मोस्ट शेल में। जैसे आप जरा pf3 मॉलिक्यूल देखें या pf5 मॉलिक्यूल देखें, इन दोनों के लिव स्ट्रक्चर्स में जरा यहां पर ड्रा करूंगा। यहां पर फास्फोरस ने 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, उसके अलावा फास्फोरस पर एक लोन पेयर भी है ना। देखो फास्फोरस ग्रुप 15 एलिमेंट है, और आप जानते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। और फास्फोरस के पास जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से इसने कितने यूज किए हैं बॉन्डिंग में, जरा देखो pf3 में देखकर बताओ। 3 उसने यूज किए बॉन्डिंग में फ्लोरीन एटम्स के साथ, और 2 उसमें रह गए अनयूज्ड या अनशेयर्ड, जिसको हम लोन पेयर कहते हैं। इस तरह से आप देखो आफ्टर बॉन्डिंग फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 बॉन्डेड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 4 पेयर हो गए ना। 4 पेयर का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। अब अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो हमारे हिसाब से तो फास्फोरस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कहीं से भी, इसको जरूरत नहीं है। लेकिन ये देखा गया है कि ये pf3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेता है फ्रॉम लीविस बेसिस। और क्यों करता है एक्सेप्ट? क्योंकि फास्फोरस की आउटर मोस्ट शेल को अगर आप देखेंगे, उसके आउटर मोस्ट शेल में डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। आप जानते हैं फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 था ना। मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p3 सॉरी 3p3। ओके। अब देखो इसमें आखिरी शेल है थर्ड शेल, इसकी वैलेंस शेल क्या है? थर्ड शेल। और थर्ड शेल में 3s और 3p के बाद 3d भी होता है ना अवेलेबल। ऑल्दो 3d में इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, वो वैकेंट है। तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 3d है, मतलब d ऑर्बिटल्स है और वो वैकेंट है। उन d ऑर्बिटल्स में फास्फोरस इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट कर सकता है। ओके। इस वजह से pf3 एज लिविस एसिड बिहेव करता है। यही नहीं, आप जरा pf5 को देखो। pf5 में फास्फोरस ने 5 बॉन्ड बनाए हैं। मतलब pf5 में फास्फोरस ने अपने आउटरमोस्ट शेल के पांचों इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लिया है। और जब पांचों इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए उसके बाद इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। क्योंकि 5 बॉन्डेड पेयर हैं, लोन पेयर एक भी नहीं है। 10 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब ये एक हाइपर वैलेंट स्पीशी है। हाइपर वैलेंट, है ना। ऑक्टेट से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं फास्फोरस के पास। तो यहां पर तो हमें लगता है कि ये शायद इलेक्ट्रॉन रिच है। ऑफ कोर्स 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट स्टिल pf5 इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। रीजन फिर वही, क्या रीजन? प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो, ये देखो pf3 की हमने बात की। pf3 इज ए लिविस एसिड
ऐसा ही एक कंपाउंड आप नाइट्रोजन में भी देख लो, NF3। देखो फास्फोरस और नाइट्रोजन एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप नंबर 15 का ही एलिमेंट फास्फोरस भी है, ग्रुप नंबर 15 का ही नाइट्रोजन भी है। इसका मतलब NF3 का स्ट्रक्चर भी वैसा ही होगा जैसा PF3 का स्ट्रक्चर है ना। मतलब इसके भी 3 बॉन्डेड पेयर हैं, एक लोन पेयर है। इसमें भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या लगता है आपको, क्या PF3 की तरह NF3 भी लिविस एसिड हो सकता है? जरा देखकर बताओ। PF3 में हमने किस बेस पर कहा कि ये लिविस एसिड है? क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल में d ऑर्बिटल्स हैं और वो वैकेंट है। जरा नाइट्रोजन को देख लेते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7 है ना। और कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, यही है। इसकी आउटर मोस्ट शेल है सेकंड शेल। अब जरा देखकर बताओ, क्या सेकंड शेल में d ऑर्बिटल्स होते हैं? नहीं ना होते। तो अगर इसमें 2d ऑर्बिटल्स होते, अगर 2d ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते, तो फिर नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता था, लेकिन हम जानते हैं सेकंड शेल में d होता ही नहीं है। इसलिए हम कहेंगे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में d ऑर्बिटल्स एब्सेंट है, देयरफॉर नाइट्रोजन इन NF3 कैन नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये NF3 लिविस एसिड नहीं है। इट इज नॉट ए लिविस एसिड। ओके, NF3 इज नॉट ए लिविस एसिड। तो अब ऐसे कोई भी एग्जांपल आपको अगर पूछी जाए, जैसे मान लो आपको कहा जाता है SbF5 एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड। एंटीमनी भी इसी ग्रुप का एलिमेंट है, मैं नाइट्रोजन के ही ग्रुप की अभी बात कर रहा हूँ। एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड। एंटीमनी तो फास्फोरस से भी नीचे आता है ग्रुप में। फास्फोरस के बाद क्या आता है? आर्सेनिक। आर्सेनिक के बाद आता है एंटीमनी। इसका मतलब एंटीमनी में भी आउटर मोस्ट शेल में d ऑर्बिटल्स होंगे। सो एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड कैन आल्सो एक्ट एज लिविस एसिड। अभी आपने एक एग्जांपल बताई थी, क्या बताया था? SF6 बताया था, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो बताओ, क्या सल्फर हेक्साफ्लोराइड एज लिविस एसिड एक्ट कर सकता है या नहीं? उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा ना कि इसमें जो सेंट्रल एटम सल्फर है, क्या उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स होंगे कि नहीं। देखो, इसमें आप एक रूल याद रखना, बिल्कुल सिंपल रूल है, कि जिस किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियड में आता है। देखो, आप जानते हैं पीरियड का रिलेशन होता है शेल्स के साथ। एक एटम में कितने शेल्स होते हैं, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? हम उसके पीरियड से डिसाइड करते हैं ना, हमने पढ़ा था जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। अब सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल जो होती है वो सेकंड शेल होती है। मतलब उनमें टोटल शेल्स ही 2 होती है। तो उनमें तो d ऑर्बिटल आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट नहीं होगा। ओके। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट, जैसे अभी हमने NF3 की बात की, नाइट्रोजन बिलोंग्स टू द सेकंड पीरियड, कार्बन बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, बोरान, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, दीज आर द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेकंड पीरियड, राइट। तो जब ये एलिमेंट्स होंगे सेंट्रल एटम के तौर पर, तो उनमें तो वैकेंट d ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो नहीं सकते। क्यों? बिकॉज दे बिलोंग टू द सेकंड पीरियड, दे हैव ओनली 2 शेल्स। अब मुझे बताओ, जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होंगे, या फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स, या फिफ्थ पीरियड, या सिक्स पीरियड, या फिर सेवन्थ पीरियड, थर्ड से लेकर सेवन्थ पीरियड तक, क्योंकि 7 ही पीरियड है पीरियोडिक टेबल में।
तो थर्ड से सेवन्थ पीरियड के दरमियान जो एलिमेंट्स आते हैं, अगर वो होंगे एस एज सेंट्रल एटम्स, तो उनमें तो डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे। तो उनके जो कंपाउंड्स होंगे दे कैन एक्ट एज लिविस, यस, लिविस एसिड्स। ओके। अच्छा, यहाँ पर बात उठी है तो NF3 के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखो, हमने अभी बात की थी, हमने NH3 की जब बात की, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर था, और हमने कहा था नाइट्रोजन कैन डोनेट दिस लोन पेयर, देयरफॉर NH3 इज ए लिविस, लिविस एसिड और बेस, इट इज ए लिविस बेस बिकॉज नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर था विच कैन बी डोनेटेड। अब जरा इस NF3 की बात करें। NF3 की अभी हमने बात की थी कि ये लिविस एसिड तो नहीं है। जरा देखते हैं क्या ये लिविस बेस हो सकता है। देखो, NF3 में नाइट्रोजन पर हमने लोन पेयर तो बनाया था, तो क्या NF3 में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है? बहुत मुश्किल है। NF3 में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करता। ऑल्दो NH3 में भी वही लोन पेयर था, NF3 में भी वही लोन पेयर है, लेकिन नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर पाता। क्यों नहीं डोनेट करता? उसकी वजह ये जो तीन फ्लोरीन उसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ तीन फ्लोरीन है, राइट। और ये फ्लोरीन आप जानते हैं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। तो ये फ्लोरीन क्या करते हैं, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब तीन तीन फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी या कम हुई? कम होगी ना। देखो, फ्लोरीन एटम्स, बिकॉज दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्लोरीन के बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। उस वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर कम हो जाती है। अब क्या हो जाता है कि नाइट्रोजन की कैपेबिलिटी नहीं रहती कि वो अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर सके। अब चूंकि लोन पेयर है, बट इट इज नॉट केपेबल ऑफ डोनेटिंग इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर NF3 एक लिविस बेस नहीं है। सो NH3 इज ए लिविस बेस, NF3 इज नॉट ए लिविस बेस। ओके, बात क्लियर है? जैसे मैंने ऊपर कहा था लिविस बेस में कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपेबल ऑफ डोनेटिंग, दो चीजें मैंने कहा था। तो यहां पर एक कंडीशन तो है, लोन पेयर तो है बट कैपेबल ऑफ डोनेटिंग नहीं है ये, इसलिए ये लिविस बेस नहीं है। चलिए, ये हमने तीन किस्म के मॉलिक्यूल्स देख लिए। सबसे पहले हमने देखा जिनका पॉजिटिव चार्ज हो, लिविस एसिड्स में। दूसरा हमने देखा मॉलिक्यूल जिनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और तीसरा हमने क्या किया, मॉलिक्यूल जिनमें ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट नहीं था, लेकिन वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे थे। ये तीन आगे एक और टाइप है, एक और कैटेगरी है बल्कि, और ये कैटेगरी है मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स in which central atom is multiple bonded with
ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ। देखो फिर से, मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मल्टीपल बॉन्डेड होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में आप जानते हैं सेंट्रल एटम कार्बन है और कार्बन का दोनों ऑक्सीजन एटम्स के साथ डबल बॉन्ड है ना। अब यहां पर आप गौर से देखो, जो पहली कंडीशन थी, हमने कहा था कैटाइन्स कैन बिहेव एज लिविस एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड कैटाइन तो नहीं है। दूसरा पॉइंट हमने कहा था कि जो सेंट्रल एटम है उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। तो यहां पर कार्बन का ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट नहीं है, कार्बन का तो ऑक्टेट पूरा है, पूरे 4 बॉन्ड्स है। तीसरा हमने कहा था कि वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अगर होंगे सेंट्रल एटम पर तो कार्बन पर तो वो भी नहीं है ना। कार्बन तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, हमने अभी कहा था सेकंड पीरियड के एलिमेंट तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हो नहीं सकते। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड अब एसिड क्यों है, ये लिविस एसिड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कैसे करता है। देखो अब, क्योंकि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है ना, अब अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को किसी लिविस बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, लिविस बेस में आप ले लो सपोज ओ एच नेगेटिव या कोई भी लिविस बेस, चलो मैं ओ एच नेगेटिव नहीं रखता हूं, मैं सीधा कोई बी लिख लेता हूं लिविस बेस के लिए, और शर्त है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होना चाहिए। अब देखो ये जो बी है ना, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर ये कार्बन के साथ शेयर करेगा। लेकिन कार्बन के साथ क्यों शेयर करेगा, क्वेश्चन ये है। कार्बन के पास वो जगह ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। यहां पर क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है। इसमें से जो पाई बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं। जब वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गए तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया, अब सिंगल। ठीक है ना, बात समझ आ रही है आपको। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, अब एक बॉन्ड उसमें से टूट गया। अब कौन सा बॉन्ड टूटेगा, आप जानते हैं डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, और पाई बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है। तो वो पाई बॉन्ड टूट गया और वो चला गया किस पर, ऑक्सीजन पर। जो सिग्मा बॉन्ड है वो बाकी रहा। अब कार्बन के कितने बॉन्ड्स रह गए, 3 ही बॉन्ड्स रह गए ना। तो चौथा बॉन्ड जो है अब वो बनेगा किसके साथ, इस बी के साथ। बी क्या है, ये एक लिविस बेस है। और ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जो था ना कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई वाला, वो ऑक्सीजन पर चला गया, उस वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो नतीजा क्या हुआ कि इस बेस ने इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को डोनेट कर दिया। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, सो कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट्स एज लिविस एसिड। तो ये जो मैंने कहा था मल्टीपल बॉन्डेड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसका आपको पता चला क्या हो रहा है। देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पर क्यों शिफ्ट हुआ, बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। और चूंकि मल्टीपल बॉन्ड था, मल्टीपल बॉन्ड में ही पाई बॉन्ड होता है जो आसानी से टूट सकता है, तो इसलिए अगर वो, अगर मान लो ये दोनों सिंगल बॉन्ड्स होते, सिंगल बॉन्ड का मतलब है सिग्मा बॉन्ड्स, और सिग्मा बॉन्ड इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होता। तो मल्टीपल बॉन्ड का होना जरूरी है, और किसके साथ, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, जैसे मान लो मैं आपसे एक और, आपको एक और केस दे देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां पर देखो, इसमें कार्बन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ नहीं है। तो क्या यहां पर भी ऐसा हो सकता है कि एक बेस आकर कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले, और ये बॉन्ड जो था कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था वो टूट जाए और वो इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे कार्बन पर चला जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे कार्बन पर क्यों जाएगा, वो तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं।
कंडीशन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में ऑक्सीजन तो आप जानते हैं नंबर 2 पे आता है, नाइट्रोजन थर्ड नंबर पे आता है। तो ऐसे केसेस में ऐसा हो सकता है। तो कई स्पीशीज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ऐसे जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका एसिडिक करेक्टर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट। कौन सा पॉइंट? कि सेंट्रल एटम जो है वो मल्टीपल बॉन्डेड है विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अक्सर ऑक्सीजन होता है। बताइए, क्लियर हो गए पॉइंट सारे? हमने हमने लिविस बेसिस की भी एग्जांपल्स देख ली, लिविस एसिड्स की भी एग्जांपल्स देख ली। अब हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे, दो चार रिएक्शंस हम देखेंगे जिसमें एक लिविस एसिड और लिविस बेस के बीच में कॉम्बिनेशन हो रहा है। मतलब हम एसिड बेस रिएक्शन की बात करेंगे अब। हमने पहले ही कहा कि एसिड बेस रिएक्शन अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट क्या है, कि एक बेस और एक एसिड के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। देखो, एसिड बेस रिएक्शन में आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, और वाटर मॉलिक्यूल क्या है, लिविस एसिड है या लिविस बेस है, बताइए। लिविस बेस। ओके, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पर लोन पेयर्स है ना। अब इसका कॉम्बिनेशन H पॉजिटिव के साथ। H पॉजिटिव क्या है? इट इज ए लिविस एसिड। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होगा? ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस H पॉजिटिव के साथ शेयर करता है, और जब शेयर किया मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अब देखो, इस ऑक्सीजन पर दो हाइड्रोजन पहले से थे, एक और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, और ऑक्सीजन पर अब सिर्फ एक लोन पेयर रह गया। और इस स्पीशी पर एक नेट चार्ज आ गया पॉजिटिव। वो पॉजिटिव चार्ज बेसिकली ऑक्सीजन पर आया है। मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज पढ़ाया है ना, उसके मुताबिक अगर आप देखें, ऑक्सीजन पर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये जो बना, ये असल में H3O पॉजिटिव है, जिसको हम कॉमनली हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल और एच पॉजिटिव मींस प्रोटॉन, जब वो आपस में कंबाइन करते हैं, ये एक एसिड बेस रिएक्शन है, वेयर वाटर इज एक्टिंग एज बेस एंड एच पॉजिटिव इज एक्टिंग एज एसिड, और दोनों के बीच में बन रहा है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास एक NH3 मॉलिक्यूल है, NH3 में भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, इट कैन ऑल्सो कंबाइन विद H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव हम देख चुके हैं, इट इज ए लिविस एसिड। अमोनिया इज ए लिविस बेस। क्या होगा दोनों के बीच में? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये एक लोन पेयर जो नाइट्रोजन पर था उसको शेयर करेंगे, और इस तरह से नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स है वो H के साथ शेयर हो गए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, और नेट चार्ज यहां पर भी पॉजिटिव आ गया। ये बन गया NH4 पॉजिटिव। व्हाट इज NH4 पॉजिटिव? अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन की फॉर्मेशन जब होती है अमोनिया और H पॉजिटिव से, ये भी एक एसिड बेस रिएक्शन है। एक एग्जांपल अभी हमने पढ़ी थी जब हमने अमोनिया और BF3 की बात की। अच्छा, एक एग्जांपल देख लो आप, कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, जब ये दोनों कंबाइन करते हैं,
वी गेट कैल्शियम सल्फेट। ये रिएक्शन भी एक एसिड बेस रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस है और सल्फर ट्राइऑक्साइड एक एसिड है। देखते हैं कैसे। कैल्शियम ऑक्साइड में हम जानते हैं देयर इज O2 नेगेटिव आयन। एक कैल्शियम आयन है ना, कैल्शियम आयन है कैल्शियम 2 पॉजिटिव और साथ में ऑक्साइड आयन है O2 नेगेटिव। अब ये जो O2 नेगेटिव है ना, ऑक्साइड आयन, इट कैन एक्ट एज लिविस बेस। और ये लिविस बेस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे देता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड को। ओके, सल्फर ट्राइऑक्साइड के बारे में ऊपर हमने बात की कि सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में मतलब एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ इसका मल्टीपल बॉन्ड है। सो इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, मतलब एसिड है। और कैल्शियम ऑक्साइड में ये जो ऑक्साइड आयन है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो दोनों के बीच में जब रिएक्शन होती है तो ऑक्साइड आयन सल्फेट सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ जुड़ता है और ये बना देता है SO4 2 नेगेटिव। SO4 2 नेगेटिव। कैल्शियम रिमेन्स एज सच, कैल्शियम रह जाता है एज सच, जैसे कैल्शियम 2 पॉजिटिव था वैसे ही रहा। लेकिन असल में रिएक्शन कहां पर हुई? रिएक्शन हुई ऑक्साइड आयन और सल्फर ट्राइऑक्साइड के बीच, और क्या बना? SO4 2 नेगेटिव बन गया। ये एसिड बेस रिएक्शन है जिसके बारे में हमने कल बात की थी जब हम ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट पढ़ रहे थे कि कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसे रिएक्ट करते हैं। ये हमें ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं करता। इवन एरिनस कंसेप्ट भी इस रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। ये एक्सप्लेन होता है ऑन द बेसिस ऑफ लीविस कंसेप्ट। ओके, काफी आज के लिए।